टॉपिक क्या है, यहाँ तक था इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स मेन प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हम लोग बेसिकली फर्स्ट जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेकर के हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो इसके आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स कि आप यहाँ पर सिंपल समझिए ऐसे, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमी जो भी हम लोग इकोनॉमिक्स में चीज़ों को स्टडी किए हैं, जो भी थ्योरी आप यूज करेंगे उसको किस प्रकार से बिजनेस में यूज किया जाता है, मीन्स प्रैक्टिकल। ओके, आप प्रैक्टिकल यूज करते हैं इकोनॉमिक्स का। ओके, तो इसमें देखते हैं डिफिनेशन क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स is the integration of economic the theory with the business practice for the purpose of the facilitating decision and forward planning by management। ओके, तो मैनेजमेंट के द्वारा कौन से प्लानिंग किए गए हैं ये सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ओके, मेन क्या है, बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम मीन्स कि हमारा बिजनेस डिसीजन क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी हम इसीलिए करते हैं ताकि क्या हमारा इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इकोनॉमिक्स थ्योरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी यूज कर रहे हैं, जो भी लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, लॉ ऑफ कॉस्ट है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट है, एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू है, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिसीजन साइंस टूल्स एंड टेक्निक्स। आप जानते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में कुछ साइंस के टेक्निक्स भी यूज किए जाएंगे, टूल्स यूज किए जाएंगे, कुछ थ्योरी यूज की जाएंगी, और इस इकोनॉमिक्स में जो यूज होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन प्रोसेस में यूज करेंगे। एक एज ए मैनेजर आप किस प्रकार से डिसीजन को ले पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दोनों को जब आप यूज करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से, दैट है ऑप्शनल बिजनेस, जो आपका ऑप्शनल पास बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी यूज कर रहे हैं, जो भी साइंस के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको यूज कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल बिजनेस में। ओके, तो इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है। और क्यों, ऑप्शनल बिजनेस, जो आपका ऑप्शनल बिजनेस है उसके लिए थ्योरी का यूज कर रहे हैं। तो समन्वित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं उन थ्योरीज का प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, कि किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ, किस प्रकार से कॉस्ट को कम कर पाएँ, किस प्रकार से मार्केट में और ज़्यादा फाइट कर पाएँ, किस प्रकार से अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मार्केट में डिटरमाइन कर पाएँ, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर समझ गए क्या चीज़ें हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ओनली वन सेंटेंस याद रखिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज या माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स को या थ्योरीज को आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम लोग को स्टडी करना होता है, जिसको ध्यान में रखना पड़ता है जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको लगभग प्रत्येक चैप्टर में ये सब चीज़ों को आपको माइंड में क्लियर रहना चाहिए, ये क्या होती है, क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी कि लगभग सभी चैप्टर में ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसीलिए कुछ प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है, हायंस, मोटे एंड पॉल के द्वारा, जो कि 5 प्रिंसिपल्स हैं। उस 5 प्रिंसिपल्स को दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी
जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कोई भी रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज की कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कि आप जानते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या कोई भी आपके पास चीज़ें हैं, उस चीज़ों को आप एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है, कोई चीज़ है, आपके पास घर है, आपके पास कोई मशीन है, कोई कार है, कोई चीज़ भी वर्ल्ड की चीज़, आप उसका यूज एक से अनेक प्रकार से कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तभी आती है कि जब आप किसी चीज़ को एक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये के कम से कम आप 1000 तरीके से यूज कर सकते हैं। बट 1000 तरीके को जब आप कंसिडर कर रहे होते हैं कि 10 रुपया से ये कर सकते हैं, 10 रुपये से चॉकलेट ले सकते हैं, 10 रुपये से समोसे ले सकते हैं, 10 रुपये से कुछ और कर सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो लिस्टिंग कर रहे होते हैं। लिस्टिंग करने के बाद उसमें से बेस्ट चॉइस कर रहे होते हैं, जो अभी इकोनॉमिक्स में बताया था मैं कि डिजायर ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। मीन्स आपके पास इच्छा बहुत ज़्यादा है बट आपके पास पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो आप उसका एक चीज़ को यूज करेंगे कि कोई भी चीज़ एक ले लेते हैं 10 रुपये में और उसको हम 10 रुपये में यूज करते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब 10 रुपये का यूज किए तो क्या और चीज़ों को आप छोड़ नहीं दिए, तो उसकी भी तो कुछ कास्ट होनी चाहिए। उसी कॉस्ट की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात की जा रही है कि आपके पास कोई ऐसा साधन है जिसका हम एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उन ज़्यादा यूजों में से एक यूज कर रहे हैं, तो और की कॉस्ट क्या होगी। जैसे सिंपल सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं तो आपके पेरेंट्स मान लीजिए कि 5000 रुपीज़ पर मंथ आपको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5000। तो 5000 केवल इस, ये तो मॉनेटरी प्राइस है जो आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे, ये तो मॉनेटरी प्राइस है। ओके, अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, आप ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचिए। जैसे कि यदि 5000 रुपये मेरे पिताजी के पास होता तो क्या होता, इसका कई यूज करते हो। ओके, तो जो यूज को सेक्रीफाई किए हो कि मान लीजिए कि उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, जबकि आपको पैसा देना जरूरी था फिर भी उन्होंने दिया, तो जो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम को सेक्रीफाई कर रहे हैं, क्या उनकी कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं है? क्या जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसको ध्यान में नहीं रखेंगे कि पैसे जो 5000 रुपये पिताजी के पास होते तो ज़्यादा यूज होते, उसका मैं कम यूज कर पा रहा हूँ। तो जब ये पूरी चीज़ क्या है कि सेक्रीफाइस किया जा रहा है और इसके स्थान पर आपको पैसा दिया जा रहा है, तो इस क्या है कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके इस अपॉर्चुनिटी को आप गेन कर रहे हैं। पिताजी अभी क्या कर रहे हैं कि जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि 5000 से वो हेल्थ प्रॉब्लम इशू कर सकते थे, कोई कपड़े ले सकते थे या किसी को लोन लिए थे उनको लोन दे सकते थे, या घर में कोई और बिग प्रॉब्लम होंगी उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन उन सभी अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट करते हुए आपको पैसा दिए। तो इसकी कॉस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको नहीं करेंगे तो केवल इसकी मॉनेटरी वैल्यू आप देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देख रहे हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जितना 5 रुपये आपको देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वो छोड़ दिए हों और आपको पैसा दिए हो, तो उस कॉस्ट को भी जोड़ना है। और मैं कई बार अपने क्लास में भी बोलता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए लाइफ में, केवल आपको जो मॉनेटरी पैसा दिख रहा है उसको मत देखिए, उसके पीछे देखिए कि इसको सेक्रीफाई करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी को आपके पेरेंट्स छोड़े हुए हैं और उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके आपको पैसा दे रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को समझिए। जैसे कोई पढ़ रहा है तो बस केवल उस 5-6 रुपये को मत समझिए, आप ये सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप वर्क करते तो 5 से ज़्यादा ना कमाते, कमाते कि नहीं? तो आप सोचिए, एक तो 5 रुपये पिताजी का नुकसान कर रहे हैं, दूसरा 5 आप कमाते उसका नुकसान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप रियल में 10 साल का नुकसान कर रहे हैं। मान लीजिए अपने घर रहते तो माता पिता की सेवा करते, या कुछ घर में प्रॉब्लम आती हाथ बटाते, कोई खेती है उसमें हाथ बटाते, कोई बिजनेस होता उसमें हाथ बटाते। तो ये सब चीज़ें आप करते कि नहीं? ये सी चीज़ें आप करते। ओके, तो जब आप ये करते तो यही अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि आप एक कॉस्ट को छोड़ करके दूसरी अपॉर्चुनिटी को जब आप छोड़ रहे होते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी को ले रहे होते हैं, तो और अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या है
कि उसको छोड़ने के लिए हम क्या क्या त्याग किए हैं। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये बात कि, और आप लोग के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ की जो आप कितना सक्सेस होंगे, कितना आपकी प्रॉफिट होगा, किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन सेक्रीफाइस, मीन्स त्याग का प्रतिफल ही लाभ है। सिंपल सी बात है, जितना आप ज़्यादा त्याग करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होना है। नो सेक्रीफाई नो सक्सेस। ओके, क्योंकि सेक्रीफाई बहुत ज़रूरी है और उसी से आपकी डिटरमाइंड होती है। और सेक्रीफाइस क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप क्या छोड़ करके क्या प्राप्त कर रहे हैं। कहीं पर टाइम लॉस कर रहे हैं तो इस टाइम का अपॉर्चुनिटी में क्या यूज कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल से चलते हैं, मार्जिनल प्रिंसिपल। तो जो मैंने अभी बताया, लास्ट शुरुआत से देखे होंगे तो शुरुआत में मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट के लिए कि पहले क्या बात होती थी इकोनॉमिक्स में, टोटल कॉस्ट की, टोटल रेवेन्यू की, टोटल प्रॉफिट की। हमारा टोटल कॉस्ट इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, टोटल रेवेन्यू इतनी है, ये सब चीज़ों की स्टडी होता था। प्रेजेंट टाइम में टोटल की वैल्यू नहीं रह गई है, टोटल मार्जिनल की वैल्यू है। मार्जिनल क्या है? वन मार्जिनल की वैल्यू क्या है? वन एडिशनल यूनिट। ओके, वन एडिशनल यूनिट, चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे सेल कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूज कर रहे हैं वस्तु। ओके, मार्जिनल सभी चैप्टर में आएगा। जैसे आप कोई भी यूटिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो यूटिलिटी में आप जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु का कंटिन्यूसली उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो जब फर्स्ट रोटी आप लेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, सेकेंड लेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, थर्ड लेंगे उससे भी कम हो जाएगी, फोर्थ लेंगे और कम हो जाएगी, फाइव होते होते हो सकता है कि जीरो भी हो जाए। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में कितनी आपकी यूटिलिटी आ रही है। वैसे ही सेल्स के लिए कि आप एक यूनिट सेल कर रहे हैं 10 रुपये में, तो दूसरे यूनिट के बीच में कितने यूनिट की कॉस्ट या प्रॉफिट आ रहा है, ये सेल्स के संबंध में देखते हैं या रेवेन्यू के संबंध में। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मान लीजिए किसी की वस्तु की कीमत 100 रुपये है, वन यूनिट की। ओके, 100 रुपीज। सेकेंड, जब आप वस्तु प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए इसकी कीमत हो गई 190 रुपये, 190 रुपीज। तो ये जो 90 रुपीज का डिफरेंस है, डिफरेंस, ओके, दैट इज मार्जिनल। ओके, यही मार्जिनल आपकी है। ओके, जिसे मैं यूटिलिटी बताया था, मान लीजिए यूटिलिटी फर्स्ट रोटी ये खाने से आपको 5 यूटिलिटी प्राप्त हुई, सेकेंड से 4 हुई। ओके, तो ये दैट इज जो वन डिफरेंस आ रहा है, यही मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आ रही है। ओके, यही मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आ रही है, जो कि हम लोग स्टडी भी करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। ओके, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाए तो ये सब सभी प्रिंसिपल्स सभी चैप्टर में यूज होते हैं, इसीलिए इसको प्रिंसिपल कहा गया है और इसको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल टाइम पर्सपेक्टिव का प्रिंसिपल है। टाइम पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव में क्या है कि जानते हैं कि टाइम इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में टाइम टू टाइप से है, या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। ओके, शॉर्ट टर्म में, इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म मीन्स कि जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन में लेबर यूज हो रहा है, कोई मटेरियल यूज हो रही है, कोई मशीन यूज हो रही है, कोई लैंड यूज हो रही है, कोई कैपिटल यूज हो रही है, तो इसमें शॉर्ट टर्म में क्या है कि क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि प्रोडक्शन को इन्हेंस करना हो तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो कॉन्सेप्ट है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जिससे कल मुझे पता चल जाए इतना मुझे प्रोडक्शन करना है, तो इतनी इजी नहीं है कि हम इसको चेंज कर दें कि कैपिटल जल्दी ला दें, कहीं से लेबर कहीं से ला लें, कहीं से मटेरियल ला दें,
ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये सब चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। यदि लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रोडक्शन की डिमांड आती है कि 2 महीने बाद 4 महीने बाद डिमांड बढ़ने वाली है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि ओके, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट इसके डिफिनीशंस हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि अभी इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफिनीशन चेंज हो जाएगी। ओके, क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि शॉर्ट टर्म इन इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म कितना है, 3 ईयर्स। ओके, और विद इन 3 ईयर्स और एबव 3 ईयर्स लॉन्ग टर्म है। ओके, जबकि वही सिक्योरिटी के लिए आ जाए, सिक्योरिटी के लिए विद इन 1 ईयर। ओके, विद इन 1 ईयर मीन्स कि 1 साल के अंदर की सिक्योरिटी को ही शॉर्ट टर्म माना जाता है। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। ओके, मोर देन 1 ईयर मीन्स 1 साल की ज़्यादा की सिक्योरिटी हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, तो इसका कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं बता सकता कि अच्छा इसके टाइम के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है और इस टाइम पर शॉर्ट टर्म होता है। इसका कोई भी डिफिनेशन ऐसा नहीं है जिसको यहाँ बताया सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना बस ध्यान रखना है, यदि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को टोटल को चेंज किया जा सकता है। यदि आपके पास टाइम है तो दैट इज आपके पास लॉन्ग टर्म की टाइम है, और यदि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो दैट इज मीन्स शॉर्ट टर्म की टाइम है। ओके, केवल आप मैक्सिमम क्या चेंज कर सकते हैं, लेबर में चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है कि लेबर 10 बढ़ा सकते हैं, 100 बढ़ा सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन कैपिटल इतनी ईजी से नहीं बढ़ सकती है, इतनी ईजी मशीन नहीं बढ़ सकती है, इतनी ईजी से मटेरियल यूज नहीं हो सकता है, इतनी ईजी से क्या कहते हैं कि आपकी फैक्ट्री की साइज नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में होती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है इसको समझते हैं। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये है कि आप एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि आपको 2027 में मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिलने वाला है। ओके, आपको 2027 में 2027 में आपको 10,000 मिलने वाले हैं। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आज बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो भविष्य में पैसा मिलने वाला है उसकी वैल्यू आज के हिसाब से कम होगी। जैसे मान लीजिए कि आज 10,000 रुपये आपके पास है और किसी को दे दीजिए, लीजिए 10,000 रुपये और हमको 2027 में आप 10,000 दे दीजिएगा। क्या आप कभी देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि जो आज 10,000 की वैल्यू है वह भविष्य में कम हो जाएगी, इसलिए इसको आप नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे कि नहीं 10,000 आप बोल रहे हैं देने के लिए, तो मैं 10,000 आपको नहीं दूंगा, आपको केवल 9,000 दूंगा या 8,000 दूंगा। ओके, 8,000 मीन्स कि आज हमसे आप 8,000 ले लीजिए और 2027 में 2027 में आप हमको 10,000 दीजिएगा। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में डिस्काउंट कर रहे हैं। ओके, कर रहे हैं कि नहीं? समझ गए मेरी बात? आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट कर रहे हैं कि आप 10,000 भविष्य में जो मिलने वाले, क्योंकि आज की पैसे की वैल्यू भविष्य में कम होनी है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि यदि आज हमारे पास 1 रुपये है और भविष्य में भी 1 रुपये मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से इस 1 रुपये की कीमत फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपये कीमत से ज़्यादा है। ओके, इसका एक कहावत है ग्रामीण भाषा में, 9 नकद न 13 उधार। ओके, ये कहावत सुने होंगे, 9 नगद न 13 उधार। इसका मतलब क्या है कि आप 13 उधार मत दीजिए, हमको नगद में ही 9 रुपये दे दीजिए। ओके, मीन्स कि आप भविष्य में उधार लीजिए, भविष्य में दीजिए, वो हमको नहीं चाहिए। ओके, 9 नकद हमको दे दीजिए, 13 उधार मत दीजिए। ओके, लेकिन यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कॉमा का प्रभाव, कि एक कॉमा से क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं कॉमा
नौ नकद न तेरा उधार। तो ये ओरिजिनल सेंटेंस है कि हमको नौ नकद दे दीजिए, मीन्स न तेरा उधार मत दीजिए। लेकिन सपोज दैट आप, तो यहाँ पे कॉमा का महत्व है। कॉमा का क्या महत्व है? नौ नगद न तेरा उधार में यदि कॉमा इसके जगह पे यहाँ लगा दीजिए तो क्या होगा? नौ नगद न तेरा उधार दीजिए। ओके, आज हमको मत दीजिए, उधार में ज़्यादा दीजिए। तो कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, कुछ लोग नगद पे काम करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है? डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल समझिए क्या है कि जो इन फ्यूचर में पैसा आपको मिलने वाला है उसकी वैल्यू प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग कम है, इसीलिए जो भी पैसा है आप डिस्काउंट करके देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को 1 लाख रुपए भविष्य में मिलना है आपसे, तो यदि आपको वह कम भी आज दे दे तो भी आप ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लाख की कीमत लास्ट में जाते जाते या कुछ समय जाते जाते उसकी कम हो जाएगी। ओके, तो इसलिए डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। कोई भी चीज़ को आज की वैल्यू क्या है, फ्यूचर की वैल्यू क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल क्या है कि जो भी हमारे फैक्टर के प्रोडक्शंस हैं उस फैक्टर की प्रोडक्शंस को इस प्रकार से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सभी की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए। ओके, जैसे एग्जांपल समझिए कि कोई भी आपके पास पैसा यूज कर रहे हैं या कोई मशीन यूज कर रहे हैं या कोई व्यक्ति को आप काम पे लगा रहे हैं, तो उसके डिफरेंट यूज हैं। लेकिन डिफरेंट यूज में जब आप उसको डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक कि सीमांत उपयोगिता या सीमांत उसका प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल न हो जाए। तो यहाँ पर इक्वी मीन्स क्या है? समान। ओके, मार्जिनल प्रिंसिपल मीन्स कि जब मार्जिनल की सिद्धांत इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तब आप उसको किसी भी फैक्टर को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और यदि जब तक कि मार्जिनल इक्वल नहीं हो रहा है तब तक आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को चेंज करते रहते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो कुछ इसके इंट्रोडक्शंस थे जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है, मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल टाइम पर्सपेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल डिस्काउंटिंग क्या है, तो ये सब इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग बताएं। ओके, तो आफ्टर दैट अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे जब नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो देखने में थोड़ा बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो से इसकी जो मेन सिलेबस हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी यदि आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और बेहतर बताया सके और बेहतर आप लोगों को। थैंक यू।